आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल और मैं संतोष कुमार। अभी हमारे बीच बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत कुमार मंडल है। जैसा कि सभी को मालूम है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बार आर पार की लड़ाई है। 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई यहाँ पे है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच प्रशांत जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है इंद्रप्रस्थ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और इंद्रप्रस्थ समाचार देखने वाले और सुनने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम जी। अभी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है, तो आपका क्या स्थिति है? इस बार क्या होने वाला है, थोड़ा बताइए। आप पूरा नजर रखेंगे, पूरा बिहार में आप प्रवक्ता हैं पूरे। अब देखिए, नीतीश जी 2005 से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 15 साल से शासन में है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनके पास करने को बहुत समय था। प्रदेश की जनता ने इनको 15 साल का लंबा शासन दिया। 15 साल के शासन में इन्होंने लगता है अपनी विकास की गाथा या अपनी विकास की जो रेखा है, इतनी लंबी इन्होंने शायद नहीं खींच पाई है, जो इनको अभी भी 15 साल पुरानी बातों को लेकर सामने आना पड़ रहा है जनता के। बिहार की जनता अपने वर्तमान के बारे में चिंतित है। बिहार की जनता अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। आज से 15 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी, इस देश की क्या स्थिति थी, ये आप 2-4 शब्दों में या 2-4 वाक्यों में इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बिहार में खास तौर पर युवा वर्ग जो अभी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। आपको जैसे कि पता होगा, देश में सर्वाधिक बेरोजगार बिहार में है। 46.6% बेरोजगार बिहार में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 15 साल की अपनी उपलब्धियों को गिना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास गिनाने को कुछ है नहीं। विकास का कोई ऐसा कार्य उन्होंने किया नहीं जिसे वे डंके की चोट पर जनता के सामने रख सके। अपनी नाकामियों को, अपनी खामियों को, अपनी शासन की जितनी भी, शासन के माध्यम से उन्होंने जितने भी घोटाले किए, जितनी भी बेईमानियां की, उन सब को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए वो पिछले 15 साल की बात को ला रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता इस देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सजग मानी जाती है, सबसे ज्यादा समझदार मानी जाती है। वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, अपने मुद्दों पर वोट करेगी। स्वास्थ्य के मुद्दों पर, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर ही चुनाव होगा। और जिस प्रकार आप माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का भी भाषण और हर सभा में उनके वक्तव्य को सुन रहे हैं, बिहार की जनता और हमारी पार्टी बिल्कुल भी मुद्दों से नहीं भटकने वाली है। जमीनी मुद्दों की, जनहित के मुद्दों पर ही इस बार का चुनाव होगा। माननीय मुख्यमंत्री को बिहार का इतिहास, बिहार की पुरानी बातें, उनको मुबारक। हम वर्तमान में जीते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। नहीं, आप जो 15 साल की जिक्र कर रहे हैं, उनका कहना है, एनडीए का कहना, वो सभी का कहना है कि 15 साल जो लालू जी का था वो जंगल राज है। हमारा जो 15 साल है विकास का राज, और जो तीसरा और चौथा मोर्चा है, जैसे पप्पू यादव या जो भी है चौथा मोर्चा, वो बोला कि 15 + 15 30 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों ने ठगने का काम किया है। आप बोले हैं जो वो था, इस पर थोड़ा क्या बताइए। देखिए, आप एनडीए के शासनकाल की बात कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। एनसीआरबी भारत सरकार की संस्था है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नीति आयोग भारत सरकार की संस्था है। आप किसी भी मापदंड को, किसी भी मानक को उठा लीजिए, बिहार हर मामले में फिसड्डी राज है, बिल्कुल निचले पायदान पर है। अगर विकास की बात कीजिएगा, औद्योगिक जगत की बात कीजिएगा, कल कारखानों की बात कीजिएगा, आपको बिहार में एक भी नया कल कारखाना देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर जंगल राज की बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं जो एनसीआरबी का डाटा है। हर 4 घंटे में हमारे प्रदेश में सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य अपराध हो रहा है, जो देश में सबसे ज्यादा है। पटना, पूरे भारत में जितने भी प्रदेश है, उसकी राजधानी में हत्या के मामले में पटना मर्डर कैपिटल बना हुआ है, नंबर 1 की स्थिति पर है।
सृजन घोटाला, भ्रष्टाचार की बात कीजिएगा, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, जल नल का घोटाले की ये बात हो गई यहाँ पर। आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को नहीं भूल सकते हैं, इसी शासनकाल में हुआ है। अगर इनके मुताबिक 15 साल जो लालू जी का शासन था वो जंगल राज था, तो अभी के राज को आप क्या कहेंगे? ये जंगल राज नहीं, ये राक्षस राज है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर आपको सुप्रीम कोर्ट के शब्द में बता दे रहा हूं जो उन्होंने बिहार सरकार के प्रति कहा है। अशोभनीय, अमानवीय, अमर्यादित, भयंकर राक्षस राज, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है। इसलिए अपनी नाकामी को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए आप दूसरों पर दोषारोपण करते रहिए। बिहार की जनता इन झांसों में बिल्कुल नहीं फंसने वाली है, बिल्कुल स्पष्ट है, उनकी सोच स्पष्ट है, उनके विचार स्पष्ट है। इस बार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। लड़ाई, चुनावी लड़ाई मुद्दों पर होगी, भ्रम फैलाने वाली भ्रामक बातों पर बिहार की जनता का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अभी तेजस्वी जी का आपने जिक्र किया है और नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया है आपने। कुछ समय पहले, 2-4 रोज पहले मंगल पांडे नरैया बाजार में आए थे, रविशंकर प्रसाद, उन्होंने खुले मन से कहा है कि नीतीश कुमार इंजीनियर है और तेजस्वी यादव जो है क्या है, आप लोग बताइए। यानी उसका इशारा था कि खुलेआम से एक तरह मन से कहा है कि उन्होंने नमी फैला है, वो सरकार वो क्या चलेंगे बिहार को। भारत के संविधान में कहीं पर चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता निर्धारित की गई है क्या? मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, यहाँ पर 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपको लगता है कि शैक्षणिक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है तो संसद के माध्यम से आप एक कानून पास कर दीजिए कि जो व्यक्ति ग्रेजुएट होगा, जो व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट होगा, वही चुनाव लड़ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शैक्षणिक योग्यता पर, किसी के भी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है, गैरवाजिब है, जरूरत नहीं है। कम से कम हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष इतने मजबूत और इतने ईमानदार तो हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने 8वीं तक ही पढ़ाई की है, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र शुरुआती जीवन में क्रिकेट था, वो क्रिकेट खेलते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के तरफ फेक डिग्री लेकर तो वो नहीं घूम रहे थे। हमारे माननीय पूर्व मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ फेक डिग्री लेकर तो वो नहीं चुनाव लड़ रहे थे। पहले लोग अपने गिरेबान में झांके, फिर दूसरों की शैक्षणिक योग्यता पर चर्चा करें। अब बात रही आपके इंजीनियर मुख्यमंत्री जी की। ऐसे इंजीनियर मुख्यमंत्री जदयू और भाजपा वालों को ही मुबारक हो जिनके राज्य में उद्घाटन से पहले पुल बह जा रहा है, चूहे बांध काट दे रहे हैं, चूहे शराब पीकर चले जा रहे हैं, बेरोजगारी दर 46.6% है, पलायन करके 42 लाख श्रमिक दिल्ली से वापस पटना आने को, बिहार आने को मजबूर हुए थे। राजनीतिक फील्ड अनुभव का फील्ड होता है। आपकी सोच, आपकी नीयत जनता के प्रति कैसी है, कितनी सकारात्मक है, आप कितने संवेदनशील हैं, आपके शरीर में हृदय है, उसमें स्पंदन है, करुंदन है या नहीं है, इन सब चीजों का ज्यादा महत्व होता है राजनीतिक जीवन में, ना कि शैक्षणिक योग्यता का। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर इन लोगों को लगता है शैक्षणिक योग्यता बहुत जरूरी है, संसद से बिल पास करवा दें। जी। अब आता हूं मैं आपके विधानसभा पे, जहां से आप तैयारी कर रहे थे। अभी कुछ समय पहले पूरा क्षेत्र में था कि आप आ रहे हैं, लेकिन वहां पे फिर डिफीट खा गया आपने, और ये कहानी दोहराया गया उसी तरह जब आपके पिता श्री राम नारायण मंडल जी थे तो उनका टिकट कट गया और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। निर्दलीय चुनाव लड़े यहाँ से फुलपरास विधानसभा से। तो आपने ऐसा तो नहीं किए, लेकिन पार्टी के साथ हैं। क्या आप नाखुश हैं इससे, क्या है, थोड़ा सा बताइए, पब्लिक जानना चाहते हैं। देखिए, मेरे पिता स्वर्गीय राम नारायण मंडल साहब फुलपरास के मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है, सम्मान है। ये एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अपने कद से हर एक पद को बौना साबित किया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहे हैं, कद्दावर पदाधिकारी रहे हैं, ईमानदार छवि के पदाधिकारी रहे हैं, हमेशा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सोच के व्यक्ति रहे हैं। उसी के हिसाब से उन्होंने अपना पूरा प्रशासनिक जीवन बिताया है। 2010 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने इच्छा अनुसार उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलवाई थी। कुछ कारणवश जो राजनीतिक मजबूरियां होती हैं उनको टिकट नहीं दे पाए।
उसी वक्त हम लोगों के नेता परम आदरणीय सर्वमान नेता लालू जी भी उनको राजद के टिकट पर फुलपरास से लड़ाना चाह रहे थे। शायद नियति को मंजूर नहीं था कि उनको सिंबल मिल सके। उस समय वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं थे। 2010 में वो प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे। उसके बाद उनका वीआरएस हुआ था। किसी भी राजनीतिक पार्टी के वो सक्रिय सदस्य या प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। चुनाव लड़ना उनका तय था, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2010 में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने राजद ज्वाइन किया। राजद ने उनका मान सम्मान भी उनको दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे और पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी भी रहे। जहाँ तक बात रही, आप मेरी बात कर रहे हैं, मेरी तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो एक सुयोग्य पुत्र से परिवार के लोग भी और क्षेत्र के लोग भी इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं कि वो अपने पिता की विरासत को संभालेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। तो मैं भी एक सुयोग्य पुत्र की ही तरह उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हूँ। मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं अपने पिता के विरासत को समाप्त नहीं होने दूंगा। उनके द्वारा खींची गई लकीर को अगर मैं बड़ा नहीं कर सका तो उसको मिटने या छोटा होने भी नहीं दूंगा। जहाँ तक बात रही मेरी नाराजगी की, देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नीति सिद्धांतों की लड़ाई है। हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, हम सामाजिक सौहार्द में विश्वास करते हैं। राजनीतिक जीवन में और चुनावी दंगल में सिंबल मिलना नहीं मिलना बहुत सी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। संयोग था, इस बार मुझे नहीं मिला। मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं, लालूवाद में विश्वास करता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के बहुत करीब हूं, उनके प्रति समर्पित हूं, उनके सिद्धांतों के प्रति समर्पित हूं। टिकट मिलना नहीं मिलना बहुत छोटी बात है। महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए पूरे तन मन धन से मैं लगा हुआ हूं और यहाँ से फुलपरास से महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर भेजने की मैं भरसक कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है सफलता भी प्राप्त करूंगा। जी धन्यवाद। ये थे प्रशांत जी। इसी के साथ संतोष कुमार, इन पर समाचार इंटरनेशनल।